हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल स्टडी के पर आज हम लोग ईबीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करते हैं जो इनकी एग्जाम्स में पूछे जाने की पूरी संभावनाएं रहती हैं। जैसे प्रश्न है, कीटभक्षी पौधे जिस मिट्टी में उगते हैं उसमें किस तत्व की कमी होती है, पूछ रहा है। तो हम जानते हैं नाइट्रोजन की कमी होती है। कीटभक्षी पौधे कौन से हैं? तो अगर प्रश्न आए तो कीटभक्षी पौधे कौन से हैं तो बताएंगे नेपेंथिस है, नेपेंथिस। वही बताएंगे दूसरा यूट्रिकुलेरिया भी कीटभक्षी पौधा है, यूट्रिकुलेरिया। डायोनिया, ड्रोसेरा, ये सारे क्या हैं? कीटभक्षी पौधे हैं। अगर इन कीटभक्षी पौधे में पूछे कौन सा घटपड़ी है तो बताएंगे नेपेंथिस क्या है? घटपड़ी पौधा है, क्योंकि ये अपनी पत्तियों को घट में बदल लेता है और इन्हीं घट में कीट पतंगे आकर के फंस जाते हैं और उनको अपघटित करके उनसे नाइट्रोजन प्राप्त करता है। इसलिए नेपेंथिस तो कीटभक्षी पौधा है ही है, साथ में इसको क्या बोलेंगे? घटपड़ी। अगर आए कौन सा घटपड़ी पौधा है, उत्तर क्या बताएंगे? नेपेंथिस को बताएंगे। ये सब क्या है? कीटभक्षी पौधे हैं। यूट्रिकुलेरिया क्या है? यूट्रिकुलेरिया अपनी पत्तियों को ब्लेड में बदल लेता है, इस कारण से इस कीटभक्षी पौधे को ब्लेडर बर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लेडर बर्ड कहते हैं। याद रखेंगे, प्रश्न आ सकता है किस पौधे को ब्लेडर बर्ड की संज्ञा दी गई है? तो यूट्रिकुलेरिया को कहा जाता है। अगर प्रश्न करे कि कीटभक्षी पौधे कहाँ ज्यादा पाए जाते हैं तो पूर्वोत्तर भारत में कीटभक्षी पौधे ज्यादा पाए जाते हैं। हम कह सकते हैं मेघालय में पाए जा सकते हैं, मेघालय। अगर दूसरे देश की बात करें, इंडोनेशिया में कीटभक्षी पौधे पाए जाते हैं। अगर इस टाइप के प्रश्न आए तो आप कर ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एलपीजी घरेलू गैस में मुख्यतः सर्वाधिक कौन सी गैस होती है? पूछ रहा है एलपीजी के बारे में, लिक्विफाइड या लिक्विड पेट्रोलियम गैस के बारे में, जिसको कहा जाता है तरलीकृत पेट्रोलियम गैस। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस कहा जाता है, पेट्रोलियम गैस या घरेलू गैस के नाम से जान सकते हैं। इसमें किस गैस की सर्वाधिक कौन सी होती है? तो हम जानते हैं ब्यूटेन और प्रोपेन एलपीजी में सर्वाधिक होती है। अगर प्रश्न करें कि ब्यूटेन और प्रोपेन का अनुपात कितना होता है तो क्या बताएंगे? 70:30 के अनुपात में ब्यूटेन और प्रोपेन होती है। कितना ब्यूटेन होती है? 70, और 30% क्या होती है? प्रोपेन होती है। वहीं अगर बात करें मीथेन की, अगर प्रश्न करें कि सीएनजी में किस गैस की प्रधानता होती है तो बताएंगे सीएनजी में मीथेन पाई जाती है। मीथेन सीएनजी में कितना % होती है? 80 से 90% तक क्या पाई जाती है? मीथेन पाई जाती है। किसमें? सीएनजी गैस में, जिसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं या संपीड़ित प्राकृतिक गैस के नाम से जानते हैं। अगर मीथेन कहां से उत्सर्जित होती है तो प्राकृतिक रूप से अगर प्रश्न करें तो बताएंगे धान के खेत से, धान का खेत। वहीं दूसरा जानवरों की जुबाली, जानवर जो पगुराते हैं जुबाली कहा जाता है, जुगाली। कोयला खदानों से, कोयला खदानों से। दीमक की बाम्बी से इत्यादि क्या होता है? प्राकृतिक रूप से मेथेन गैस क्या होती है? उत्सर्जित होती है। लेकिन प्रश्न के अनुसार क्या था? ब्यूटेन और प्रोपेन। हम लोगों ने अगर प्रश्न करे कि सीएनजी में किस गैस की प्रधानता होती है तो बताएंगे मीथेन की होती है। कितना होती है? 80 से 90% तक होती है। बाकी इथेन और प्रोपेन होती है। वहीं अगर प्रश्न करें कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था तो आप बताएंगे मिथाइल आइसोसाइनाइट। भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? प्रश्न करें तो बताएंगे 1984 में हुई थी। अगर प्रश्न करें कि एसिड रेन या अम्लीय वर्षा में कौन सी गैस होती है, किसके कारण होता है एसिड वर्षा? तो आप क्या बताएंगे? SO2 बताएंगे, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड बताएंगे। जब वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड की अधिकता हो जाती है तो वर्षा के साथ ये गैसें सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड, वहीं नाइट्रस ऑक्साइड नाइट्रिक एसिड बनाती हैं जो जमीन पर गिरती हैं। इसी कारण से इसे एसिड वर्षा कहा जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। खाद्य वस्तुओं की शुद्धता एवं गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है। खाद्य वस्तुओं की शुद्धता एवं गुणवत्ता को कौन सुनिश्चित करता है? हम जानते हैं एगमार्क उसे
क्या करता है, सुनिश्चित करता है। अगर प्रश्न करें कि एक मार्ग को कौन प्रमाणित करता है, तो भारत सरकार का खाद्य मंत्रालय है। भारत सरकार का कौन, खाद्य मंत्रालय ये प्रमाण पत्र देता है। एक मार्ग कौन देता है, प्रश्न आए तो बताएंगे खाद्य मंत्रालय। इको मार्क क्या है, इको मार्क ऐसे उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति क्या हो, मैत्रीपूर्ण हो, क्या हो, पर्यावरण के प्रति, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, इको फ्रेंडली हो, उनको इको मार्क उन उत्पादों को दिया जाता है। वहीं आईएसआई मार्क पूछेगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को दिया जाता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को दिया जाता है। ये दोनों प्रमाण पत्र कौन देता है। अगर प्रश्न करें कि इको मार्क और आईएसआई मार्क देता कौन है, तो बताएंगे भारत मानक ब्यूरो। क्या बताएंगे, भारत मानक ब्यूरो देता है, भारत मानक ब्यूरो, या हम इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड याद रखेंगे। इको मार्क किससे संबंधित है, ऐसे उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, उनको, उन उत्पादों को इको मार्क दिया जाता है। आईएसआई मार्क इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को प्रमाणित करता है, और देता कौन है, ये भारत मानक ब्यूरो देता है, या ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, चाहे जो कह लीजिए, वो क्या करता है, इसको प्रमाणित करता है। वहीं हॉल मार्क पूछेगा तो बताएंगे सोने की शुद्धता, सोने की शुद्धता को क्या करता है, प्रमाणित करता है, सोने की शुद्धता को। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भूमंडलीय तापन, ग्लोबल वार्मिंग, हरितगृह प्रभाव या ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है। कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन, इनमें से सभी, तो उत्तर क्या है, इनमें से सभी होगा। तीनों गैसें क्या हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी हैं। और चौथा भी इसमें लिख लेंगे, एक लिख लेंगे आप, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड भी ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O। वहीं पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी उत्तरदायी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। अगर प्रश्न करें कि विश्व में सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कौन करता है, तो आप बताएंगे चीन। पहले अमेरिका था, अब सबसे ज्यादा कार्बन का डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कौन करता है, चीन करता है। अगर प्रश्न करें कि सबसे कम कौन करता है, या कार्बन नेगेटिव देश कौन है, तो आप बताएंगे भूटान। कार्बन नेगेटिव देश कौन है, भूटान बताएंगे। सर्वाधिक में क्या बताएंगे, चाइना को बताएंगे। पहले अमेरिका था, इस टाइम चाइना है। अगर प्रश्न करें कि सर्वाधिक भूमंडलीय तापन के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है, तो उस उत्तर में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भूमंडलीय तापन के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार गैस है। सर्वाधिक जिम्मेदार गैस कौन है, सर्वाधिक जिम्मेदार गैस यही है। सबसे ज्यादा भूमंडलीय तापन किस गैस से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, तब जलवाष्प का नंबर आता है। शायद समझ गए होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, पूछ रहा है सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो आप बताएंगे बैरन क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है कहां, ये बैरन द्वीप पर। बैरन द्वीप, बैरन द्वीप कहां है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहां है, तो बंगाल की खाड़ी में है, बंगाल की खाड़ी। इस तरह भी प्रश्न कर सकता है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहां है, बंगाल की खाड़ी या अरब सागर। उत्तर क्या बताएंगे, बंगाल की खाड़ी। अगर नरकोंडम पूछेगा, नरकोंडम क्या है, एक प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है, प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है। ये भी कहां है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, और बंगाल की खाड़ी में ये भी स्थित है। वहीं अब्दुल कलाम द्वीप की बात करें, पहले इसका नाम क्या था, व्हीलर द्वीप था, व्हीलर द्वीप। यह द्वीप कहां है, यह द्वीप है ओडिशा के तट पर है, ओडिशा के तट पर, ओडिशा बंगाल की खाड़ी में ही है, बंगाल की खाड़ी। और यहां से मिसाइलों के परीक्षण किए जाते हैं। भारत क्या करता है, मिसाइलों के परीक्षण कहां से करता है, मिसाइलों के परीक्षण तो अब्दुल कलाम द्वीप से करता है।
अगर पूछे कि उपग्रहों को प्रक्षेपित कहां से करता है, उपग्रह प्रक्षेपित कहां से करता है, तो उपग्रह प्रक्षेपित आएगा तो बताएंगे श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित करता है। अगर प्रश्न करे कि इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां स्थित है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां स्थित है, तो यही बताएंगे कहां, श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप कहां है, तो आंध्र प्रदेश के तट पर है, एपी आंध्र प्रदेश के तट पर है। कहां, और बंगाल की खाड़ी पड़ती है, बंगाल की खाड़ी, यहां से प्रश्न बन सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हम देख लेते हैं ये द्वीप कहां है। ये पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहीं पर है वैरन द्वीप, और इसी के पास ही नरकोंडम है, नरकोंडम, जहां एक प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है। हम लोगों ने बात किया अब्दुल कलाम द्वीप से, यहां मिसाइलों के परीक्षण भारत करता है। ओडिशा का तट है। श्रीहरिकोटा द्वीप यहां पर है, यहां से भारत उपग्रह प्रक्षेपित करता है। इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यहीं स्थित है। अगर बात करें पम्बन द्वीप कहां है, तो हम लोग जानते हैं रामेश्वरम, राम सेतु यहीं पर है। पम्बन द्वीप पर ही रामेश्वरम स्थित है। गंगा सागर अगर द्वीप पूछे, गंगा सागर द्वीप कहां है, तो आप बताएंगे बंगाल की खाड़ी में है। मुख्यतः हुगली नदी इसका निर्माण करती है, इसका ब्राह्मणी नदी निर्माण करती है अब्दुल कलाम का। तो गंगा सागर द्वीप कहां है, तो बंगाल की खाड़ी बताएंगे, या क्या बताएंगे, पश्चिम बंगाल के तट पर स्थित है, हुगली नदी के द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में आर्सेनिक की अधिकता से कौन सा रोग होता है। अगर पूछे तो बताएंगे क्या, ब्लैकफुट नामक रोग होता है, जिसे हम पैर की दाद कहते हैं। क्या कहते हैं, पैर की दाद। अगर प्रश्न करे कि मिनीमाटा रोग कैसे होता है, तो जल में पारा की अधिकता से होता है। किसकी अधिकता से, जल में पारा की अधिकता से। इटाई रोग पूछेगा तो क्या बताएंगे, इटाई रोग जल में कैडमियम की अधिकता से होता है। किसकी अधिकता से, जल में कैडमियम जब अधिक हो जाएगा तो इटाई रोग हो जाता है। इटाई रोग में हड्डियों के जोड़ों में दर्द होता है, पेन होता है। वहीं अगर प्रश्न करे ब्लू बेबी सिंड्रोम किस के कारण होता है, तो जल में नाइट्रेट की अधिकता से होता है। नाइट्रेट की अधिकता से होता है। जब बच्चा गर्भ में रहता है तो उसमें ऑक्सीजन बच्चे में ठीक से परिवहन नहीं हो पाता है, जिसके कारण से बच्चे का शरीर थोड़ा नीला पड़ जाता है, जिसको हम लोग ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। अगर मिनीमाता की बात करें तो जापान का एक खाड़ी है, एक शहर है, जहां पर एक कारखाना था। उस कारखाने में जो अपशिष्ट पदार्थ था, मुख्यतः उसमें पारा मरकरी मिला रहता था, जिसको लोग सागर में डाल दिया करते थे। उस सागर से उन मछली, पारा युक्त पानी को मछलियां खाई। मछलियां खाने के बाद मनुष्य तक पहुंचा, जिससे मनुष्य क्या हुए, इससे रोगी बने, जिसे कहा गया उस शहर के नाम पर ही इस रोग का नाम रखा गया, मिनीमाता रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की जनजातियों का युग्म गलत पूछ रहा है, कौन सा युग्म गलत में है। लद्दाख चांगबा जनजाति पाई जाती है, बिल्कुल सही है। टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ी पर पाई जाती है। वहीं कुकी सिक्किम, ये गलत है। कुकी जनजाति हम जानते हैं मणिपुर में पाई जाती है, मणिपुर की जनजाति है। याद कर लेंगे, मणि कहां मिलती है, सांप में। तो मणिपुर के लोग क्या करते हैं, मणिपुर के लोग सांप को मुंडी काट देंगे और खा जाते हैं। सांप को भी कुक कर लेते हैं, कुक कर खाते हैं। अगर सिक्किम की जनजाति को पूछा जाएगा तो लेप्चा होता है। क्या होता है, लेप्चा। हम जानते हैं कि सिक्के में लेप लगा रहता है, सिल्वर का, याद कर लेंगे, सिक्के में लेप लगा रहता है। सिक्किम जनजाति है लेप्चा। ऑप्शन के अनुसार उत्तर यही क्या था, अशुद्ध था। भील जनजाति राजस्थान की, बिल्कुल सही है, भील जनजाति राजस्थान में पाई जाती है। वहीं अगर प्रश्न करें गोंड जनजाति कहां पाई जाती है, गोंड जनजाति कहां पाई जाती है, तो बताएंगे गोंड जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है। अगर बात करें थारू जनजाति कहां पाई जाती है, तो बताएंगे उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र प्लस उत्तराखंड में पाई जाती है थारू जनजाति। अगर प्रश्न करें कि संथाल जनजाति कहां पाई जाती है, संथाल जनजाति और मुंडा जनजाति, मुंडा, तो बताएंगे झारखंड में पाई जाती है। हम जानते हैं कि जब बाल झड़ जाता है तो शरीर मुंडा हो जाता है और लोग थाली की तरह क्या करते हैं, उस पर टक टक करते हैं। तो याद कर लेंगे संथाल और मुंडा जनजाति झारखंड में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सागरी बायोम में उत्पादक है, सागरी बायोम में उत्पादक है। जैसा कि हम जानते हैं कि वन इकोसिस्टम या घास स्थली इकोसिस्टम में
वन इकोसिस्टम में उत्पादक क्या है? हरे पेड़ पौधे हैं। वहीं सागर में उत्पादक कौन होते हैं? तो उत्पादक हम जानते हैं फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, जिनको हम लोग शैवाल कह सकते हैं या काई कह सकते हैं। काई, देशी भाषा में काई कह सकते हैं। ये क्या होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन क्या है? सागरी बायोम में उत्पादक है। वहीं अगर प्राथमिक उपभोक्ता पूछेगा, प्राथमिक उपभोक्ता क्या है? तो जूप्लैंटन को प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। क्या है ये? जूप्लैंटन। जूप्लैंटन उन्हें कहा जाता है जो अपना भोजन कहां से प्राप्त करते हैं? फाइटोप्लैंक्टन से प्राप्त करते हैं। अगर प्रश्न आए कि सागरी बायोम में उत्पादक क्या है, तो उत्तर क्या बताएंगे? फाइटोप्लैंक्टन बताएंगे। अगर प्रश्न करे कि सागरी बायोम में प्राथमिक उपभोक्ता कौन है, तो उत्तर क्या बताएंगे? जूप्लैंटन बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मकर रेखा स्थित है। मकर रेखा किसे माना जाता है? तो मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा माना जाता है। अगर प्रश्न करे कि मकर रेखा पर सूर्य लंबवत कब चमकता है, तो बताएंगे सूर्य 22 दिसंबर को लंबवत चमकता है। अगर प्रश्न करे कि सूर्य लंबवत कब चमकता है मकर रेखा पर? 22 दिसंबर। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन अगर पूछेगा तो यही होता है सबसे बड़ा दिन। अगर प्रश्न करे कि कर्क रेखा किसे माना जाता है, तो बताएंगे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा माना जाता है। कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत कब चमकता है? अगर प्रश्न करे तो बताएंगे 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है, जिसे कर्क संक्रांति या ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। इस स्थिति को ग्रीष्म अयनांत या कर्क संक्रांति कहते हैं। अगर पूछे कि मकर संक्रांति कब पड़ती है, 22 दिसंबर बताएंगे, या शीत अयनांत कहते हैं। अगर प्रश्न करे कि अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा किसे माना गया है? अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा, मानक समय रेखा, तो क्या बताएंगे? यही उत्तर होगा। अगर जीएमटी रेखा पूछे, हम लोग बात कर रहे हैं 0 डिग्री देशांतर की, जीएमटी रेखा पूछे तो यही उत्तर होगा। ग्रीनविच मीन टाइम लाइन पूछे, यही उत्तर होगा। आईएसटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम लाइन पूछेगा तो यही उत्तर होगा। अगर प्रश्न करे कि प्रधान यामोत्तर रेखा, तो भी यही उत्तर बताएंगे 0 डिग्री देशांतर रेखा। अगर प्रश्न करे कि प्रधान माध्याह्न रेखा किसे कहते हैं, तब भी यही उत्तर बताएंगे। एक ही चीजें हैं ये सारे, 0 डिग्री देशांतर को माना जाता है। 180 डिग्री देशांतर रेखा क्या है? इसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बोला जाता है, या इसे इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। इंटरनेशनल डेट लाइन किसे माना गया है? तो 180 डिग्री देशांतर को इंटरनेशनल डेट लाइन माना जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कर्क रेखा किसे माना जाता है? पूछा था क्या? कर्क रेखा किसे माना जाता है? तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कर्क रेखा माना जाता है। एक कर्क रेखा है। इस पर सूर्य कब लंबवत होता है? 21 जून को लंबवत होता है सूर्य। कब होता है? 21 जून को सूर्य लंबवत होता है, और इस दिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। यह है मकर रेखा। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को माना गया है, और इस पर सूर्य 22 दिसंबर को लंबवत होता है, और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा होता है। ये भूमध्य रेखा है आपकी, भूमध्य रेखा। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, ये दक्षिणी गोलार्ध है 22 दिसंबर को, जिसे हम लोग शीत अयनांत या मकर संक्रांति कहते हैं। इसे इस स्थिति को कर्क संक्रांति या ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। वहीं अगर प्रश्न करे कि संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं, तो 21 मार्च और 23 सितंबर बताएंगे। 21 मार्च और 23 सितंबर को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं, और इस स्थिति को विषुव कहा जाता है। पूछा था इसमें और कि 0 डिग्री देशांतर रेखा किसे माना गया है? तो 0 डिग्री देशांतर रेखा, जैसा कि हम जानते हैं कि यह क्या है? 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा वर्ण को 2 देशांतरों में बांटती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? पूर्वी देशांतर। इसे हम क्या कहते हैं? पश्चिमी देशांतर। पूर्वी देशांतर का प्रति देशांतर 4 मिनट आगे रहता है, और पश्चिमी देशांतर प्रति देशांतर 4 मिनट पीछे रहता है। 0 डिग्री देशांतर अर्थात अंतरराष्ट्रीय मानक समय से,
अंतरराष्ट्रीय मानक समय से। कौन सा शोध केंद्र भारत ने अंटार्कटिका में स्थापित किया है? तो दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री भारती, इनमें से सभी सही है उत्तर, इसमें सभी सही है। अगर पूछे कि भारत ने अंटार्कटिका में पहला शोध केंद्र स्थापित किया तो पहला कौन सा है? पहला है दक्षिण गंगोत्री। अगर दूसरा पूछेगा तो बताएंगे मैत्री है। दूसरा अगर तीसरा पूछेगा तो बताएंगे भारती है शोध केंद्र। याद रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है, तो विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। एक से याद कर लेंगे। 20 मार्च गोवा जा मौसम, गोवा जा मौसम। 20 मार्च को विश्व घरेलू गौरैया दिवस याद कर लेंगे, गो से। 21 मार्च याद कर लेंगे, विश्व वानिकी दिवस याद कर लेंगे। 22 मार्च याद कर लेंगे, विश्व जल दिवस याद कर लेंगे। और 23 मार्च को याद कर लेंगे, विश्व मौसम दिवस याद कर लेंगे। 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस है। जब पानी गिरेगा तभी पृथ्वी बची रह जाएगी, हरी भरी रह जाएगी। अगले महीने में 22 मार्च के बाद क्या आता है? अप्रैल आता है। तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस हो जाएगा। जब पृथ्वी बची रह जाएगी, पानी गिरेगा तो जैव विविधता भी बढ़ेगी। तो 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विषाणु वायरस के खोजकर्ता हैं। वायरस के खोजकर्ता कौन है? इवानस्की को माना जाता है। वहीं एंटोनियो वान लुएनहॉक ने किसकी खोज की थी? जीवाणु बैक्टीरिया की खोज की। वहीं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या खोजा था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। पेनिसिलिन की खोज की थी। पेनिसिलिन क्या है? एक एंटीबायोटिक है। किससे प्राप्त किए थे? कवक से प्राप्त किए थे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किससे प्राप्त किए थे? कवक से। पेनिसिलिन, पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक को अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने प्राप्त किया था। बेंटिंग ने क्या खोजा था? इंसुलिन खोजा था। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन हार्मोन है। कौन प्रोड्यूस करता है? तो अग्नाशय की बीटा कोशिकाएं क्या करती हैं? प्रोड्यूस करती हैं। अग्नाशय की बीटा सेल इसको प्रोड्यूस करती हैं। अग्नाशय यहां पर क्या है? मिश्रित ग्रंथि है जो एंजाइम और हार्मोन दोनों उत्सर्जित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उसे कहते हैं, तो उप मीन्स क्या होता है? पास, नजदीक होता है। तो जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होगी तो उसे हम क्या कहेंगे? उपसौर कहते हैं। उपसौर कब पड़ता है? प्रश्न आए तो बताएंगे 3 जनवरी को पड़ता है। आप सोच रहे होंगे कि 3 जनवरी को तो पृथ्वी सूर्य से अत्यधिक पास रहेगी तो गर्मी पड़ना चाहिए, लेकिन यह स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में होती है, ना कि उत्तरी गोलार्ध में। हम लोग उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं इसलिए हमें नहीं पता चल पाता है। दक्षिणी गोलार्ध में, जैसा कि उत्तरी गोलार्ध में जब गर्मी पड़ती है तो दक्षिणी गोलार्ध में अत्यधिक ठंडी रहती है। जब वहां पर ठंडी तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी रहती है, इस कारण नहीं जान पाते हैं। अपसौर क्या है? जब पृथ्वी सूर्य से अत्यधिक दूर होगी, अत्यधिक दूर, तो उसे हम क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। यह कब पड़ता है? तो यह 4 जुलाई को पड़ता है। प्रश्न आए कि अपसौर कब होता है तो बताएंगे 4 जुलाई। सुपर मून क्या है? जब चंद्रमा पृथ्वी के अत्यधिक पास होगा, क्योंकि पृथ्वी का क्या है? एक उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी के पास होगा तो उसे क्या कहेंगे? सुपर मून कहते हैं। ब्लू मून क्या है? जब एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं पड़ती हैं तो दूसरी पूर्णिमा का चांद ब्लू मून कहलाता है। दूसरी पूर्णिमा का चांद क्या कहलाता है? ब्लू मून कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया, तो कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को अपनाया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने 3 प्रमुख काम किए। 3 प्रमुख में क्या है? पहला है राष्ट्रगान को अपनाया। राष्ट्रगान को किसने लिखा था? जनगण मन को रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। इसे पहली बार किस पत्रिका में प्रकाशित किया था?
तो पहली बार इसे तत्बोधनी इनकी पत्रिका थी, उसमें राष्ट्रगान को प्रकाशित किया था। और किस शीर्षक से? तो भारत भाग्य विधाता शीर्षक से इसे प्रकाशित किया था। अगर पूछे कि पहली बार राष्ट्रगान को गाया गया तो 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार गाया गया। कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया। वहीं अगर दूसरा काम क्या हुआ था इस डेट को? दूसरा काम हुआ था राष्ट्रगीत को अपनाया संविधान सभा ने। राष्ट्रगीत वंदे मातरम को अपनाया, वंदे मातरम। इसे बंकिम चंद्र चटर्जी का एक उपन्यास है आनंद मठ में इसे प्रकाशित किया था उन्होंने। इसमें आनंद मठ में। तीसरा काम इसी डेट को हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला अंतरिम राष्ट्रपति निर्वाचित किया, मनोनीत नहीं, निर्वाचित हुए थे। 3 काम हुए, एक तो राष्ट्रगान को अपनाया, राष्ट्रगीत को अपनाया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति निर्वाचित किया था। 24 जनवरी 1950 को इस टाइप के प्रश्न आए तो आप कर लेंगे। वहीं 22 जुलाई 1947 पूछे तो राष्ट्रध्वज को अपनाया। राष्ट्रध्वज को कब अपनाया गया तो बताएंगे 22 जुलाई 1947 को। अगर पूछे संविधान सभा की पहली बैठक तो यही हुई थी पहली बैठक। इसमें अध्यक्ष कौन बने थे? तो अस्थाई अध्यक्ष बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। अगर संविधान सभा की दूसरी बैठक पूछेगा तो क्या बताएंगे? 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया और यह संविधान के निर्माण होते तक बने रहे। इन्हें 2 दिन के लिए बनाया गया, सबसे बुजुर्ग थे इसलिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सबसे पहले अध्यक्ष बनाया गया, वो भी अस्थायी। अगर पूछे कि संविधान सभा का पहला अध्यक्ष कौन था तो आप उत्तर बताएंगे स्थायी, अस्थायी नहीं पूछ रहा है तो उत्तर क्या बताएंगे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगर प्रश्न करे कि संविधान सभा का पहला स्थायी अध्यक्ष, तब उत्तर क्या बताएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बताएंगे। अगर प्रश्न करे कि भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हुआ? संविधान बना कब? अगर पूछे संविधान बनकर तैयार कब हुआ तो बताएंगे 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ। और इसे आंशिक रूप से लागू अगर पूछे, आंशिक रूप से लागू अगर पूछेगा तो यही उत्तर होगा। अगर पूछे कि संविधान लागू कब हुआ तो बताएंगे 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। अगर पूछे कि संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ तो बताएंगे 26 नवंबर 1949 को, और संविधान बनकर तैयार भी हो गया था, अंगीकृत भी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कोई मंत्री या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री भी मंत्री की ही शपथ लेता है, प्रधानमंत्री की लेता है। जैसे गृह मंत्री है तो गृह मंत्री की शपथ लेता है। शपथ हम जानते हैं कि कोई भी मंत्री बनने के लिए उसे जैसे केंद्र में लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए और राज्य में विधानसभा, जिन राज्यों में विधान परिषद है या विधान परिषद का सदस्य रहना चाहिए। तो न्यूनतम पूछ रहा है तो ऑप्शन जाएगा दूसरे नंबर के साथ 25 वर्ष। 25 वर्ष किसकी न्यूनतम आयु है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए लोकसभा का सदस्य या विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना है? 25 वर्ष होता है। वहीं 21 वर्ष ऑप्शन में क्या है? तो 21 वर्ष है पंचायत चुनाव जो अभी हुए। हम कह सकते हैं त्रिस्तरीय
पंचायत चुनाव 3 स्तर का होता है। वहीं अगर बात करें 30 वर्ष किसकी है, तो 30 वर्ष आप बताएंगे राज्यसभा, राज्यसभा या जिन राज्यों में विधान परिषद है, कुछ राज्यों में विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए, राज्यसभा और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष, लोकसभा का सदस्य या विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष, 21 वर्ष त्रिवस्त्री पंचायत चुनाव के लिए। वहीं 35 वर्ष किसकी न्यूनतम आयु है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनने के लिए, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, 35 वर्ष है। अगर प्रश्न करे उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त की आयु कितनी है, सेवानिवृत्त की आयु कितनी है, तो बताएंगे क्या 62 वर्ष है। 62 वर्ष में हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है सेवानिवृत्त होता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त की आयु क्या है, सेवानिवृत्त की आयु पूछेगा तो बताएंगे क्या 65 वर्ष बताएंगे सेवानिवृत्त की आयु सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की है। वहीं अगर प्रश्न करे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार का अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष की सेवानिवृत्त की आयु कितनी है, सेवानिवृत्त की आयु अगर पूछेगा तो बताएंगे 70 वर्ष है। 70 वर्ष है। क्यों 70 वर्ष होती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है सेवानिवृत्त वही राष्ट्रीय मानवाधिकार का अध्यक्ष बनता है, इसलिए इसे क्या किया गया, इसकी सेवानिवृत्त की आयु कितनी कर दी गई है, 70 वर्ष की गई है। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा जी। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलते हैं। थैंक यू।